नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 7 NCERT का चैप्टर नंबर 5 का शेष पार्ट पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तरंगे समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। तूफान तूफान तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। तूफान कैसे उत्पन्न होता है? जब वायु चलने पर विशाल तरंगे क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। इससे तूफान आता है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अत्यधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। और 2004 की जो सुनामी आई थी, इसी में अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वह क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूस्खलन का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई है और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई है। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। इसको भरने के लिए क्या हुआ? महासागरीय जल उसी दिशा में बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौट आया। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया? 800 किलोमीटर, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप समूह डूब गए। हिंद महासागर के कुछ द्वीप समूह क्या हो गए? डूब गए। भारतीय सीमा का धूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया है। अब यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं।
जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। क्या आप जानते हैं, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी क्या है? जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? पोताश्रय तरंग कहते हैं, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि सुनामी जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा। और सुनामी का मतलब क्या होता है? सुनामी को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? तो पोताश्रय कहते हैं। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिनके परिणाम स्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं। प्रशांत महासागर में क्या है? ऐसी चेतावनी क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी-कभी आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। ये चित्र में दिखाया गया है कि कैसे सुनामी के द्वारा विनाश हुआ था। तमिलनाडु के तट का एरिया है जो दर्शाया गया है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। जो दिसंबर 2004 में सुनामी आया था, उससे जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तट पे जो तबाही मची थी, पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। जो तट का क्षेत्र होता है, वहां का जल अचानक से कम होने लगता है, घटने लगता है, उसमें अचानक कमी आती है जल के लेवल में, और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। उसके बाद से क्या होता है? विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था, तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर के, जब ऐसा हुआ अचानक से पानी घटने लगा, तो लोग क्या किए? ऊंचे स्थान पे नहीं गए, बल्कि उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे, बल्कि ये देखने के लिए कि ये कैसा अचंभा हो रहा है, कैसी आश्चर्यचकित चीज है, तट पे एकत्रित होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई, तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो जब सुनामी आया तब क्या हुआ?
जो लोग खड़े थे इस दृश्य को देखने के लिए, उनमें से बहुत सारे दर्शकों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, भारी संख्या में, ज्यादा संख्या में। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। जब जल क्या करता है, सर्वाधिक ऊंचाई तक ऊपर उठता है और उठने के बाद क्या करता है, तट के बड़े हिस्से, तट के ज्यादा एरिया को क्या करता है, डुबा देता है, जलमग्न कर देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। तो ही उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। मतलब जब जल का लेवल ऊपर उठता है तो वो ज्वार होता है, और जब उसका स्तर क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, उसे ही हम भाटा कहते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से ज्वार और भाटा दिखाया गया है। ये पृथ्वी है, ये ऊपर एरो बना के चंद्रमा बनाया गया है और इधर एरो बना करके सूर्य है, तो ये लघु ज्वार है। इधर से ये चंद्रमा खींच रहा है और इधर से सूर्य खींच रहा है पृथ्वी के ऊपर का जो जल का एरिया है उसको। तो इस वजह से क्या होगा, ज्वार, लघु ज्वार भाटा आएगा। अब बृहद ज्वार तब आता है जब तीनों एक सीध में होते हैं। जैसे ये पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया और ये सूर्य, तो ये चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, इस जल वाले एरिया को खींच रहे हैं, तो ये बृहद ज्वार भाटा आएगा यहाँ पे। फिर ये सूर्य है, पृथ्वी है और ये इस साइड चंद्रमा है, तो इधर से सूर्य खींच रहा है और इधर से चंद्रमा खींच रहा है, तो भी खिंचाव ज्यादा होगा, दोनों साइड हो रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये इससे भी बृहद ज्वार आएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के विशाल शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के ही का कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार और भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल क्या होता है, चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उच्च ज्वार आता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। पूर्णिमा को भी और अमावस्या, इन दोनों दिन क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सीध में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, और इस समय क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या को ऊंचे ज्वार आते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। इसी ज्वार को हम क्या कहते हैं, बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, किसमें होता है, प्रथम चतुर्थांश और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। तो सूर्य और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या होता है, विपरीत दिशा में, एक इस साइड खींचेगा तो एक इस साइड, दोनों का बल जो है अपोजिट लग रहा है, इसका इधर लग रहा है, इसका इधर लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लघु ज्वार भाटा आएगा। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ऐसे ज्वार भाटा को क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा कहते हैं।
उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार जो होता है वह नौका के यानी जहाज के संचालन में, नाव के संचालन में क्या होता है, सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, जल के लेवल को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं और ये जहाज को क्या होते हैं, बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। इनकी वजह से जो जहाज होती है वह बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाती है क्योंकि जल का लेवल बढ़ा रहता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार जब आता है तो मछुआरों को भी क्या होती है, काफी हेल्प होती है मछली पकड़ने में। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं क्योंकि मछली जो होती है वो तट के किनारे पे आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुछ जगह पे ज्वार भाटे का उपयोग किस रूप में किया जाता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। क्या होती हैं, नियमित रूप से महासागरीय सतह पे बहने वाली धाराएं होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ये क्या होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। और ठंडी धारा, ये तो हो गई गर्म धारा। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से, जो ठंडी धारा होती है ध्रुव से उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। उष्णकटिबंध की तरफ या फिर निम्न अक्षांश की तरफ प्रवाहित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जब गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप में दिया गया है, एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। एक तट की तरफ क्या करें, निमज्जन छड़ डाल करके पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें और दूसरे साइड क्या करें, फ्रिज से निकाल करके बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा एवं गर्म का संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के गर्म का निरीक्षण कीजिए। संवहन की क्रिया के द्वारा क्या होगा, धारा के गर्म होने का निरीक्षण कीजिए। यहाँ पे जल धारा को दर्शाया गया है। ये अलास्का के तट के पास जो धारा बहती है इसको हम क्या कहते हैं, अलास्का धारा कहते हैं। और यूएसए के कैलिफोर्निया के तट से
लगे जो धारा बहती है इसको हम कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। ये पेरू तट के पास हम्बोल्ट धारा या पेरू धारा, और ये है पश्चिमी प्रवाह। ये विषुवत-रेखीय धारा है, उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, ये दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा है, और ये विपरीत विषुवत-रेखीय धारा है। इधर ये बेफिन की खाड़ी है और ये लैब्राडोर सागर है। इसके पास जो धारा बहती है इसको हम लैब्राडोर धारा कहते हैं। फिर ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ये जो ऐसे बह रही है धारा इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ये गल्फ स्ट्रीम है। इस धारा को हम क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये कनारी तट के पास ये कनारी धारा है। उत्तरी विषुवतीय धारा, इक्वाडोर। ये विपरीत विषुवतीय धारा, ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है। ये बेंगुला धारा है। ये पश्चिमी प्रवाह है। फॉकलैंड तट के पास ये फॉकलैंड धारा है। ये दक्षिण अमेरिका के ब्राजील तट के पास जो धारा बहती है इसको हम क्या कहते हैं? ब्राजीलियन धारा कहते हैं। फिर ये विषुवतीय विपरीत प्रवाह है। ये दक्षिणी विषुवतीय धारा हिंद महासागर में। और फिर ये अगुलास धारा है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास जो धारा बहती है उसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। ये पश्चिमी वायु प्रवाह है। ऐसे ही ये प्रशांत महासागर का ये जो हिस्सा है ये जापान के तट के ऊपर, ये जापान के तट के पास जो बहती है इसको क्यूरोसियो धारा कहते हैं। और ये कमचटका प्रायद्वीप के आसपास ये जो धारा बह रही है इसको आयोसियो धारा कहते हैं। ये विषुवतीय वृत्त है। फिर यहाँ बॉक्स में दिया गया है ये शीत धारा, जो ब्लू से दिखाया गया उससे शीत धारा। फिर ये कोषण धारा, इसी को हम उष्ण धारा भी कहते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। जहाँ गर्म और ठंडी धारा मिलती है वहाँ कैसा मौसम बनता है? कुहरे वाला बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। जब कोहरा रहेगा तो नौका संचालन में दिक्कत होगा ही, बाधा उत्पन्न होती है। आइए क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल में एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। तो क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। महासागर वायुमंडल स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, यानी कि वर्षा होगा तो जल धरातल पे आएगा, धरातल से महासागर में जाएगा, महासागर के बाद संवहन की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में जाएगा, उसके बाद संघनन होगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगा, फिर धरातल पे आएगा। तो ऐसे एक पूरा चक्र पूरा हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, दोनों में से कोई नहीं तो भूमध्य रेखा के निकट, क्योंकि यहाँ सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होती है। तो गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ होंगी? भूमध्य रेखा के निकट होंगी। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, तरंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा महासागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने से क्या उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा। ऊपर उठेगा तो ज्वार होगा, नीचे गिरेगा तो भाटा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।